हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका यूपीएससी करंट अफेयर्स के प्री 2025 के सीरीज में। उसके साथ साथ ये स्टेट पीसीएस को भी टारगेट करता है। बेसिकली हम लोग यूपीएससी करंट अफेयर्स जो प्रीलिम्स है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ टॉपिक जो है ना करंट अफेयर्स जो आप देखो स्टेट पीसीएस में उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो पहला जो है न्यूज वो है रियांग ट्राइब के बारे में। ठीक है, तो रियांग ट्राइब को हम लोग लोकली ब्रू कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है त्रिपुरा का, तो ये भी ध्यान पे रखना। दिस में भी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये हो सकता है। ठीक है, ओनली पीबीटीजी ग्रुप इन त्रिपुरा। अब ये समझ में आया पीबीटीजी क्या होता है। पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है, मतलब अगर ये ट्राइबल ग्रुप है उसमें भी और भी जो पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल और भी मतलब वो और भी लिस्ट डेवलप जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीबीटीजी। ठीक है, तो इस बात को समझो, देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल और पीबीटीजी। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन मिजोरम और असम। ऑब्वियस सी बात है, इनके साथ साथ वाले स्टेट है तो वहाँ भी ओवरलैप होगा ही पॉपुलेशन का। ठीक है, इनका जो लैंग्वेज है ना वो है आपका कोबरू। ठीक है, कोबरू जिसको हम लोग कुक बोरोक डायलेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायलेक्ट अलग चीज़ होता है, लैंग्वेज अलग चीज़ होता है, तो ये लैंग्वेज है और ये कोक बोरोक डायलेक्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान पे रखना है टू मेजर क्लैन, इनके दो क्लैन, एक है मिस्का दूसरा है मोलसॉय। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान पे रखना क्योंकि यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से ये सब भी पूछ सकता है, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना इसको लेके। ठीक है, लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं तो हुक और झूम कल्टीवेशन करते हैं। झूम कल्टीवेशन मतलब एरिया को साफ कर देते हैं एक बार कल्टीवेशन करने के बाद, फिर वो शिफ्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का 50th फाउंडेशन डे है, 50वां फाउंडेशन डे है ये, तो ये भी ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है, विद द विजन फॉर द फ्यूचर विकसित भारत, तो इनका विजन है। ठीक है, नेक्स्ट ये ध्यान पे रखना, क्या हम कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, कोल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम कोल के टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड का 15th फाउंडेशन है, इसमें यूपीएससी इंटरेस्टेड नहीं लेगा, लेकिन कोल के बारे में पूछेगा इसमें डेफिनेटली वो इंटरेस्ट लेगा। तो थोड़ा सा हम सीआईएल के बारे में देख लेते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये 1 नवंबर 1975 में ये स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कोलकाता है। इसका मैस्केट क्या था इस साल का, तो इसका मैस्केट आपका अंगारा था, जो इंस्पायर्ड है रॉयल बंगाल टाइगर से। ठीक है, पाइवोटल रोल ऑफ सीआईएल एज द बैकबोन ऑफ इंडिया एनर्जी सेक्टर, ये भी ध्यान पे रखना। ये इसका ये मैस्केट इसका बताता है कि सीआईएल का कैसे बैकबोन इंडियन एनर्जी सेक्टर में ये बैकबोन कैसे है। ठीक है, उसके साथ साथ ये ध्यान पे रखना है कोल माइन स्पेशल प्रोविजन 2015 एक एक्ट आया था, उसके थ्रू कोल प्रोडक्शन जो है ना वो ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ कोल माइन होगा। जो कोल माइन का होगा ना एक ट्रांसपेरेंट एलोकेशन होगा, किसके थ्रू, ऑक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये एक्ट के थ्रू ऑक्शन में कुछ चेंजेस किया गया, वो हमारा नहीं, मतलब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये एक्ट 2015 में आया था, उसके थ्रू हम लोग ट्रांसपेरेंट एलोकेशन करते हैं कोल माइन का भाया ऑक्शन। ठीक है, उसके बाद देखोगे 68% ऑफ ग्रोथ जो है ना वो लास्ट ईयर से कोल का जो ग्रोथ है ना कोल का प्रोडक्शन का वो 68% बढ़ा, ये अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कोल के बारे में पढ़ें तो ये नेचुरल एक्वायरिंग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, ऑब्वियस सी बात है नेचुरली है। उसके साथ साथ इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्या ध्यान पे रखना है, फॉर्म ड्यू टू कॉम्पैक्शन एंड सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन और सेडिमेंटेशन ड्यूरिंग द कार्बोनेस पीरियड, तो आपको कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम में जो कंपैक्शन और सेडिमेंटेशन हुआ था उसके थ्रू ये कोल जनरेट होता है। तो ये सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ, क्योंकि यूपीएससी मल्टीपल स्टेटमेंट पूछता है और ऐसे बिल्कुल पूछता है कार्बोनिफेरस के पीरियड्स के अलावा कोई और भी पीरियड्स आपको दे देगा। ठीक है, तो क्वार्टरली पीरियड दे देगा तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 पीरियड ही दे देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो अगर हम लोग ने आपको बोला है कि आप देखोगे तो हमने आपको बोला कि ये जो इंडियन का जो बैकबोन है, इंडिया एनर्जी सेक्टर का बैकबोन है कोल, ऐसा क्यों हमने बोला है, उसके पीछे ये कारण है कि 50% मोर देन 50% जो इंडिया का एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना वो हम लोग कोल के थ्रू करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम जो हमारा बहुत ज़्यादा जो हमारा एनर्जी सेक्टर है बहुत ज़्यादा थर्मल बेस पे डिपेंडेंट है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हम इसके टाइप्स का देखें तो सबसे जो अच्छा क्वालिटी होता है ना वो एंथ्रासाइड होता है, सेकेंड मोस्ट क्वालिटी जो होता है ना वो बिटुमिनस होता है, थर्ड लिग्नाइट होता है, फोर्थ आपका पीट होता है। तो आप इसको एक ऑर्डर में भी याद रख सकते हो, ए बी एल पी, ए सबसे अच्छा, उसके बाद बी, फिर एल, फिर पी।
थोड़ा सा हम लोग एंथ्रासाइट के बारे में देखते हैं। तो ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है। इसमें जो कार्बन कंटेंट है ना हाईएस्ट क्वालिटी है, इसलिए 80 से लेकर 95% जो इसका कार्बन कंटेंट है। तो जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ही अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ध्यान रखना, जो अच्छा कोल होगा ना उसमें मॉइस्चर लो होगा, तो इसमें नेग्लिजिबल मॉइस्चर है। आप देखो ना 95% तक तो कार्बन ही है इसके अंदर, तो मॉइस्चर का जगह ही का है, तो वो नेग्लिजिबल मॉइस्चर है। उसके साथ इसका जो ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू भी होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है। ये सरप्राइज थोड़ा सा लग रहा होगा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, नहीं पढ़े हो तो पता होगा। बिटुमिनस का अगर हम देखें तो ये डेंस और ब्लैक होता है। उसके साथ साथ इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 60 to 80% होता है, ठीक है। आप देख लो एंथ्रासाइट से कम है। तो मोस्ट कॉमन कोल जो इंडिया में ना वो यही है। और आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन कोल कौन सा है, तो यही है बिटुमिनस। अगर हम देखें तो हाई क्लैरिफिक वैल्यू होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके साथ साथ इसमें मॉइस्चर जो है ना लो होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता। नेग्लिजिबल एंथ्रासाइट में होता है लेकिन इसमें लो होता है। और ये आपको झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, तो मेनली यही कोल मिलता है। और इस कोल को हम लोग बिटुमिनस कोल को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। और ये इस स्टेट में मिलता है। स्टेट का नाम बिल्कुल ध्यान पे रखना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लिग्नाइट को देखें तो इसको हम लोग ब्राउन कोल देखते हैं। तो देखो अगर हम आपसे पूछे ब्लैक किसको बोलते हैं, डेंस ऑफ ब्लैक, तो बिटुमिनस को बोलते हैं। ब्राउन किसको बोलते हैं, तो लिग्नाइट को बोलते हैं। ये लो ग्रेड होता है, इसमें कार्बन 40 to 55% होता है। आप देख लो जैसे जैसे हम लोग लो क्वालिटी में जा रहे हैं तो कार्बन कंटेंट कम हो रहा है। तो जैसे जैसे कार्बन कंटेंट कम होगा तो सिंपल सा बात है इसके अंदर मॉइस्चर बढ़ेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, तो लिग्नाइट जो है ना, अगर कार्बन जो फॉर्मेशन होता है तो ये वन ऑफ द फर्स्ट, अगर मान लो पहले देखो अगर मान लो कोई चीज़ पहले बनता है तो लिग्नाइट बन रहा होगा, उसके बाद उसमें बहुत दिन के बाद उसमें क्वालिटी इंप्रूव होने लगता है, तो फिर बिटुमिनस बन जाता होगा, फिर एंथ्रासाइट बन जाता होगा। इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। ये डार्क टू ब्लैक ब्राउन है, ब्लैक ब्राउन है। उसके साथ साथ प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ स्मोक। स्मोक के कारण ये है ना कि देखो अगर क्वालिटी लो है ना तो सिंपल सा बात है स्मोक निकलेगा। अगर आप देखो अगर ठंड में अगर जलावन को जलाया होगा, दैट इज कॉल्ड, जो भी हम लोग गांव में लकड़ी जलाते हैं, तो जिसमें अगर मॉइस्चर रहता है ना वो धुआं ज़्यादा छोड़ता है। जो सूखी हुई लकड़ी होती है अच्छा जलता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। इसको बिल्कुल रिलेट करो कोल से, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं ना वही अर्थ के अंदर बहुत साल तक रहते हैं, वही कोल में कन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये राजस्थान, तमिलनाडु, असम और जम्मू कश्मीर। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ आप देखो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तो ये मिड वाले सेक्शन में मिल रहा है। और ये पूरा का पूरा झारखंड में। और ये अगर आप देखोगे तो राजस्थान में, अगर मैप में देखोगे तो राजस्थान में मिल रहा है, तमिलनाडु में मिल रहा है, उसके साथ साथ असम में मिल रहा है और जम्मू कश्मीर मिल रहा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। मैं अब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसमें लॉट ऑफ मॉइस्चर होता है, सबसे लो क्वालिटी पीट होता है, लॉट ऑफ मॉइस्चर होता है, तो और ये स्मोक छोड़ेगा। और ये ऑल्सो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, दोनों फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन है, क्योंकि पीट के बाद लिग्नाइट बनता होगा, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। तो दोनों को हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें 40% से कम ही होता है, जो 40 और 45 55% जो इसका है ना उससे कम ही होता है। ये तो मोर लेस देन 40% इसको हम कह सकते हैं मेक्स गुड फ्यूल। तो ये अच्छा फ्यूल बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कोल ग्लोबल में जो कोल का रिजर्व है वो कैसे है, तो सबसे ज़्यादा यूएस है, फिर रसिया है, फिर चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया है। तो इंडिया का 5th पोजीशन। तो ये आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए, यूएस, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। आपको स्टेटमेंट बाय जी पूछ सकता है। इंडिया ऑन द इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल, इन द कोल रिजर्व। हम रिजर्व का बात करें, हम प्रोडक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन कोल एग्जिस्ट इन गोंडवाना विच ओवर द 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इंडिया में जो कोल एग्जिस्ट कर रहा है मेनली गोंडवाना पीरियड का है, ठीक है। एग्जिस्ट इन गोंडवाना विच इज 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये भी साथ ही साथ ध्यान पे रखना है। अगर आप देखोगे तो कोल आपके टर्सरी डिपॉजिट में भी फाउंड होता है, जो कि 55 मिलियन ईयर ओल्ड है। तो सिंपल सा बात है, दोनों पीरियड का आपको ध्यान पे रखना है। और टर्सरी कोल जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो कोल मिलता है वो टर्सरी पीरियड का ही मिलता है। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान पे रखना है। ये पूरे कीवर्ड्स है, कीवर्ड पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि अगर आपको कीवर्ड याद रहेगा ना, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जरूर नहीं है याद रहेगा, लेकिन अगर कीवर्ड याद रहेगा तो आप कोरिलेट कर पाओगे। कोल में हमने गोंडवाना पढ़ा था, कोल में हमने टर्सरी पढ़ा था, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि होल द सिलेबस नहीं याद कर सकते हो, लेकिन कीवर्ड जरूर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। मेजर सोर्सेस ऑफ मेटलर्जिकल कोल, जो मेटलर्जिकल कोल है ना वो उसका जो मेजर सोर्स है वो दामोदर वैल्यू ऑफ वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो वेस्ट बंगाल और झारखंड का कॉमन जो एरिया है दामोदर वैल्यू वाला, वहां पे ये मिलता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप देखो ना, कोल आपको गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, सोन हो गया, वर्धा वैली, यहां भी मिलता है, ठीक है। तो ये भी साथ ही साथ ध्यान पे रखना है। तो आप समझो, तो आपका इसमें क्या टास्क मिलता है कि आप स्टेट वाइज बताओ कि किस स्टेट में
सबसे ज़्यादा कोल होता है, तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। तो आप भी थोड़ा काम करो सो डैट कि अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। गूगल इज द ओनली सोर्स फॉर यूपीएससी, ट्रस्ट में, क्योंकि आपको गूगल पे हर वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा यूज करो और सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ और दिखेगा और अपने नोट्स में आप ऐड कर लेना, ठीक है। कॉप 16, अब देखो आपके मन में जरूर होगा सर ये कॉप 29 पढ़े थे, कॉप 16 कहाँ से आ गया। तो दो चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। उस दो चीज़ में क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो आप देखो, एक होता है यूएनएफसीसीसी, ठीक है, और एक होता है यूएनसीबीडी, ठीक है, एक होता है यूएनसीबीडी। और ये दोनों आपको ध्यान पे रखना। जो यूएनएफसीसी है ना, उसमें आप ट्रिपल सी है, मतलब इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये ध्यान पे रखना है। इसका जो कॉप होता है ना एवरी ईयर होता है, इसलिए हम लोग कॉप 29 पे पहुंच गए। लेकिन जो यूएनसीबीडी है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन और सीबीडी मतलब होता है कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका जो होता है ना कॉप हमेशा 2 साल पे होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉप 16 पे है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ऐसे होलिस्टिक वे में पढ़ोगे ना तो आप यूएनएफसीसी और यूएनसीबीडी बिल्कुल समझ में आएगा। जब आपको मैं अगर बताऊं तो रियो कन्वेंशन हुआ था, रियो कन्वेंशन जो हुआ था, मैं ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ये आपका 1992 में हुआ था, जिसको हम लोग रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं। उसको आप समझो, यहाँ पे हमने बताया भी था रियो अर्थ समिट 1992 में। इसमें 3 संगठन बना था। एक बना था यूएनएफसीसी, ठीक है, एक बना था यूएन आपके सीबीडी, ये भी ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ एक जो आपका बना था यूएनसीसीडी। तो यूएनसीसीडी जो है ना वो आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन। तो ये डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड था, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूएनएफसीसी देखोगे ना तो इसका मेन जो काम था ना वो आपको टेम्परेचर रिड्यूस करना था, मेनली लिमिट करना था ग्रीन हाउस गैस को। इतना हॉलिस्टिक वे में बता रहा हूँ ना एक ही जगह पे कि आप समझो कि मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपको, ट्रस्ट मी। यूएनसीबीडी जो है ना इसको हम लोग इसलिए लागे ताकि वो प्रिजर्व किया जाए बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाए। और यूएनएफसीसी में ऐसा बोला गया कि डेवलपिंग कंट्री जो है ना उसको प्रेरित किया जाए कि वो क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दे, डेवलपिंग कंट्री। तो अब इस हॉलिस्टिक वे में पढ़ोगे ना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब अगर हम कॉप 16 का जो थीम देखें तो क्या है, पीस विथ नेचर, पीस विथ नेचर। तो ये आप थीम याद रख सकते हो, पीस विथ नेचर आपको याद रहेगा। कॉप 16 देखोगे ना तो जो हम अब कॉप 16 हम लोग सीबीडी का बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट में सीबीडी का बात करें। और बाकी जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ओरली बता रहे हैं, राइट डाउन इन योर नोटबुक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। फोकस क्या है, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, रीस्टोरिंग इकोसिस्टम को हमें रीस्टोर करना है। उसके साथ साथ क्या है कि हमको इंश्योर करना है कि फेयर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम द वर्ल्ड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। वर्ल्ड का जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है ना उसका हम लोग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा फायदा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है, सबको बराबर फायदा मिले। वर्ल्ड का जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है इसको जो इंश्योर किया जाएगा वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी के थ्रू किया जाएगा। ये आपको ध्यान पे रखना है। इंडिया लॉन्च किया है अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान NBSAP, ठीक है, एट कॉप 16। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसने ऐसा लॉन्च किया, तो इंडिया ने लॉन्च किया है। हम इसमें पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ये 1.5-2 पेज का है। टू द CBD अलाइंग विद द क्यूमिंग मोटेनल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो जो आपका GBF जो आया था ना वो कॉप 15 आया था, कॉप 15 में आया था। इससे पहले वाला जो कॉप 15 था ना, मतलब कॉप 16 अभी चल रहा है। कॉप 16 हुआ कहाँ पे, तो काली कोलंबिया में हुआ, ये भी ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ ये ध्यान पे रखना है जो कॉप 15 हुआ था ना वो उसमें हम लोग क्यूमिंग मॉनिटल, क्योंकि क्यूमिंग जो है ना चाइना में है और ये आपका कनाडा में। इसको हम लोग ब्रीफली नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉप 16 है ना उसकी क्या क्या आउटकम्स है, उसमें किस किस चीज़ों को लाया गया। तो सबसे पहला बात कैली फंड को लाया गया। कैली फंड क्या बोलता है कि इंश्योर करेगा फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग। फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग किसका, फ्रॉम द यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। तो जो भी हम लोग डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन कर रहे हैं उसका हम फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करें। तो भाई डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है क्या, जो भी हम लोग जेनोमिक सीक्वेंस करें। जेनोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है जो भी जीन में अपडेटेड चीज आ रहा है, जीन के थ्रू जो हम लोग मॉडिफिकेशन करें, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होगा या हेल्थ सेक्टर होगा उसको, और इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल रिसोर्स रिजर्व जो है उसको हम इंश्योर करेंगे सब में वो सबको वो फायदा मिले, ठीक है, ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज। तो आपको अगर डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन पूछेगा DSI, उसका क्या करेंगे हम लोग, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे। कॉप 16 में डिस्कस किया गया थ्रू कैलिफोर्न। तो इतना अगर आपको पता है मोर देन सफिशिएंट है। परमानेंट सब्सिडी बॉडी,
प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉलेज, इनोवेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनियस पीपल। तो जो भी इंडिजिनियस पीपल्स है, नॉलेज हो गया, इनोवेशन, इन सब का मेंटेनेंस करना। तो ये सब कीवर्ड्स है जो कॉप सिस्टम में डिस्कस किया गया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैली फंड है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके साथ जो कार्टेजना प्रोटोकॉल और बायोसेफ्टी है, मतलब जो भी बायोसेफ्टी हम लोग देख रहे हैं, जो भी लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसके थ्रू जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी है ना, ये एश्योर करता है और ये रेगुलेट करता है कि कैसे पूरे वर्ल्ड में जो लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जो भी मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है उसको हम कैसे रेगुलेट करें थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इंश्योर करता है। ये आपको ध्यान पे रखना है। और ये इसलिए भी ध्यान पे रखना है, जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल और बायोसेफ्टी ये भी इसमें कॉप सिस्टम में डिस्कस किया है। ये मेनली आया कब था, तो ये अडॉप्ट हुआ था 2000 ईस्वी में, और ये आपका केम इनटू इफेक्ट मतलब कब से ये स्टार्ट हो गया था, तो ये 2003 से स्टार्ट हो गया। तो पूरा होलिस्टिक वे में बता रहा हूं, आराम से सुनो, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी, ठीक है। ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ। तो जो बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ पे जो बात किया, टू कर्व द जूनोटिक डिजीजेज, तो हमको हेल्प करना है कि हम कर्व कर सके, खत्म कर सके जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है ऐसा डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो, दैट इज कॉल्ड जूनोटिक डिजीज, ठीक है। प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब जो ऐसे ना फैले, एक से दूसरे में ना फैले, उसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसको कम करना जाए। जैसे आपका डेंगू वगैरह हो गया, डेंगू इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ताकि सस्टेनेबल इकोसिस्टम हो जाए, इसकी भी डिस्कस हुआ है। इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट मैरीन एरिया, EBSABS, ठीक है। आइडेंटिफाई मोस्ट क्रिटिकल एंड वल्नरेबल एरिया ऑफ द ओशियन, तो जितने भी क्रिटिकल एरिया है, वल्नरेबल एरिया ओशियन का, उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू कॉप 16 ऑफ UNCBD, ठीक है। सिंथेटिक बायोलॉजी, DNA सीक्वेंसिंग और जीनोम एडिटिंग का भी डिस्कस हुआ है, जिसको हम लोग सिंथेटिक बायोलॉजी बोलते हैं। अब देखो, क्यूनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड बनाया गया है, और उसमें क्या हुआ है, उसमें बोला गया कि 2030 तक हम लोग टोटल 200 बिलियन एनुअली जो है ना सपोर्ट करेंगे टू बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव वर्ल्ड लाइफ के लिए। तो सिंपल सा बात है, हम 2030 तक 200 बिलियन एनुअली खर्चा करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, सो डैट कि सपोर्ट कर सके बायोडाइवर्सिटी को। इसमें क्या हुआ कि क्यूनमिंग बायोडाइवर्सिटी में 200 मिलियन जो है ना चाइना ने सपोर्ट कर दिया है, तो ये अच्छी पहल है, ठीक है। लेकिन हमको 200 बिलियन करना है, चाइना ने 200 मिलियन किया है, तो इस बात का आप ध्यान पे रखोगे। तो थोड़ा कॉप 15 पे भी ध्यान देते। कॉप 15 क्यों ध्यान देते, कॉप 16 पढ़े तो कॉप 15 में हमें पता होना चाहिए। तो देखो, जो हम आपको बोल रहे थे, चाइना जो है ना, चाइना ने इसको चेयर किया है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे जो KGMPF जो आया है ना, उसमें जो क्यूमिंग है ना, क्यूमिंग आपका चाइना में जगह है, इसलिए इसको हम लोग क्यूमिंग बोलते हैं। इसका नाम जो पड़ा है क्यूमिंग, और दूसरा जो आपका कनाडा में मॉन्ट्रियल पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम क्यूमिंग मॉन्ट्रियल पड़ा है। तो ये भी ध्यान पे रखना, कॉप 15 को हम लोग बोलते हैं। तो इसका कॉप 15 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, टू एडॉप्ट अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो हम लोग एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एडॉप्ट करें, सो दैट कि ग्लोबली हम लोग क्या कर सके, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके, रीस्टोर कर सके, ठीक है। और विल रिप्लेस द HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट। जो HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट था ना, वो 2020 में एक्सपायर हो रहा था, उसको अब वो एक्सपायर हो रहा था, तो उसके बदले उसको रिप्लेस करने के लिए हमने कॉप 15 लाया, सो दैट कि हम लोग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को हमने अडॉप्ट करा, क्योंकि HE बायोडाइवर्सिटी एक्सपायर हो रहा था। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जो क्यूनमिंग मॉनिटरियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, GBF, इसमें ध्यान रखना ये चाइना का है, और ये आपका कहाँ का है, कनाडा का है, ये आप ध्यान पे रखोगे, ठीक है। इसके 4 गोल थे, 23 टारगेट्स थे, टू फॉर अचीवमेंट बाय 2030 तक हमको करना था, और 4 गोल जो था उसको 2050 तक करना था। जो 23 टारगेट थे 2023-30 तक करना था, और जो 4 गोल थे वो 2050 तक करना था। तो ये 23 टारगेट क्या था, बहुत लंबा है, उसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा UPSC। और इसका एम क्या, तो टू हॉल्ट एंड रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। तो हमें रोकना है, उसके साथ साथ रिजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, जो भी 2030 तक, ठीक है, 2030 तक लॉस को हम लोग को क्या करना है, रिजर्व करना है, होल्ड करना है, इसकी ऑब्जेक्टिव थी, ठीक है। उसके बाद जो भी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है ना जेनेटिक रिसोर्सेज पे, उसको भी एश्योर करना था। उसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है, 30/30 टारगेट। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए किस में डिस्कस किया गया था, कॉप 15 में डिस्कस किया गया था, ठीक है। इसमें बोला गया था कि 30% हम लोग कंजर्व करेंगे, किस चीज़ को, लैंड को, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सी
एंड इनलैंड वाटर ऑफ 30% रिस्टोरेशन ऑफ वेरियस डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय 2030। तो जो भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम हो गया ना उसको भी हम लोग रिस्टोर करेंगे, साथ साथ जो भी लैंड सी और इनलैंड वाटर है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। ये 30/30 टारगेट है, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी डेफिनेटली पूछता है। उसके साथ हम लोग रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पेसीज बाय 50% 2030 तक। तो जो भी इन्वेजिव एलियन स्पेसीज है ना उसको 2030 तक हम 50% रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि इन्वेजिव एलियन स्पेसीज है ना कभी कभी बहुत डिजास्टर भी हो जाता है इकोसिस्टम के लिए, इसलिए इसको हम लोग कम करेंगे। देखो इंडिया का कमिटमेंट क्या है 2016 का, कॉप 16 में इंडिया का कमिटमेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अपडेट नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान जो ऊपर हमने बताया है, इसमें 23 टारगेट टू हॉल्ट एंड रिजर्व बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। तो इंडिया ने भी इस चीज को बोला है कि जो 23 टारगेट था जिसके थ्रू हमको हॉल्ट करना है, रिजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी लॉस को 2030 तक हम लोग इंश्योर करेंगे। प्लान एम्फेसाइजेज अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी। तो पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट और पूरा सोसाइटी का सपोर्ट का इसमें जरूरत है, इस तरह की बातें की गई है, ठीक है। बजट क्या इसमें दिया गया, तो 81,664 करोड़ 81,664 करोड़ जो है ना बायोडाइवर्सिटी के लिए दिया गया है, और कंजर्वेशन एफर्ट के लिए 2025 से 2030 तक फंड दिया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उसके साथ प्लान फॉर मदर कैंपेन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया ने कहाँ लॉन्च किया और किस लिए लॉन्च किया। तो कॉप 16 में इंडिया ने लॉन्च किया मास बेस्ड कैंपेन टू प्लांट मोर देन 1 बिलियन सैपलिंग। तो 1 बिलियन से ज़्यादा सैपलिंग को हम लोग क्या करेंगे, प्लांट को लगाएंगे, इसमें इसकी बातें की प्लांट फॉर मदर कैंपेन। उसके साथ साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ना इंडिया द्वारा ही लॉन्च किया गया, ठीक है। और मल्टी कंट्री कोलेशन टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो देखो सिंपल सा बात, जो सीबीडी है ना, जो सीबीडी का हम लोग कॉप 16 देख रहे हैं, इसमें किसकी बात है, जो भी अपना जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको रिस्टोर करने का बात हो रहा है, तो उसमें हम वाइल्ड लाइफ को भी रिस्टोर करेंगे। जो हम लोग जो लॉन्च किए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो 7 बिग कैट है उसको जो हम लोग रिस्टोर करेंगे, रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, हम लोग को एक कोलिशन का जरूरत पड़ेगा। तो इंडिया का ये स्टार्ट किया गया इंडिया के थ्रू, इसमें बहुत सारे मेंबर जुड़ते चले गए। अब देखो यूएनसीबीडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमने यूएनसीसीडी आपको बता दिया, ऊपर ही बता दिया, यूएनएफसीसी बता दिया, सीबीडी बता दिया, फिर भी समझ लो ये इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लीगली बाइंडिंग है, आपको ऑप्शन दे देगा नॉन लीगली बाइंडिंग, ठीक है। ट्रीटी एडॉप्टेड एट यूएन, ठीक है, ट्रीटी एडॉप्टेड एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो यूएनसीईडी का जो मीटिंग हुआ था उसके में ये अडॉप्ट किया गया था। और समिट भी हम उसको बोलते हैं, री डी जेनेरियो भी बोलते हैं, ब्राजील में जगह इसलिए री डी जेनेरियो बोलते हैं, 1992 में, ठीक है। ये 1993 में फोर्स में आया था, और ये किसके अंदर ऑपरेट करता है, तो यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो यूएनईपी उसके अंदर ये वर्क करता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया मेंबर है 1994 से, यूएसए मेंबर नहीं है क्योंकि उसने रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। कॉप मीट्स एवरी 2 ईयर्स बायनियल ये 2 साल में एक बार मिलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखो ना 1992 से दोनों स्टार्ट हुआ, यूएनएफसीसी का भी कॉप स्टार्ट हुआ, यूएनसीबीडी का भी स्टार्ट हुआ, ये 29 पे पहुंच गया और ये कॉप 16 पे ही पहुंच गया। इसका मतलब ये सिंपल सा बात है, ये 2 साल में एक बार होता है, ये हर एक साल होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स और टारगेट क्या है यूएनसीबीडी के अंदर, तो वो भी देख लेते हैं। पूरा एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यूपीएससी में आपको पूरा पढ़ना है, एक लाइन पढ़ के आप नहीं जा सकते हो। कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी आपको बता ही दिया कि कैसे सेफ हैंडलिंग करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, कि जैसे हम इंश्योर करेंगे सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ किसका, जो भी एलएमओ है, जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे, या फिर उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा या उसका जो हैंडलिंग हो वो सेफली हो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया अगर बहुत बुरी तरीके से आ गया तो इंडिया के लिए डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ बहुत अच्छे से रह पा रहा है, उसके लिए इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, ठीक है। तो थोड़ा बायोसेफ्टी वगैरह पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है नगोया कुला लुमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, ये किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल रूल्स है, ये सारे सीबीडी के अंदर है। प्रोसीजर इन द फील्ड ऑफ लाइबिलिटी एंड रिड्रेस रियलिटी ऑफ एलएमओ, तो एलएमओ जो है ना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उससे ही ये भी रिलेटेड है। नगोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग जो है ना ये भी यूएनसीबीडी के अंदर लॉन्च किया गया था। यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, तो जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से फेयर और इक्विटेबल वे में सबको इसको
यूज़ करेंगे इसकी इंश्योर होता है। ये सारे CBD के अंदर है। और HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट जिसमें हमने आपको बताया है कि इसको ये एक्सपायर हो रहा था, जिसके लिए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हम लोग लाए थे, इसी के जगह पे हम लोग लाए हैं। ये ध्यान पे रखना है। इसके अंदर 20 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट था जो डिवाइडेड था अंडर 5 गोल, 5 गोल में ये डिवाइडेड था। ये एडॉप्टेड अंडर द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से लेकर 2020 तक के लिए लाया गया था। 2020 में एक्सपायर हो रहा था, इसलिए हमने GBF को अडॉप्ट किया टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इनहेंस इट बेनिफिट फॉर पीपल। तो इसके बेनिफिट पीपल को मिले और कंजर्व हो सके बायोडाइवर्सिटी, इसकी इसमें बातें हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया US का ज्वाइंट स्पेशल फोर्स वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो है ना इंडिया US में एक्सरसाइज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ इसका 15th एडिशन अभी हुआ है जो आपका वज्र प्रहार का, वो कहाँ पे हुआ है, वो आपका ऑर्किड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर जो इदाहो USA में वहाँ हुआ है। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था ना उमरई मेघालय में हुआ था। दोनों ध्यान पे रखना, 15th एडिशन USA में हुआ है, उसके साथ साथ 14th एडिशन जो लास्ट एडिशन था वो उमरई मेघालय में हुआ, ये भी ध्यान पे रखना है। और ये इस साल का सेकेंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो था ना वो था युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास भी इंडिया और USA के बीच में हुआ था। तो आप समझो कि दो एक्सरसाइज जो हुआ है, एक हुआ है वज्र प्रहार जो आपको हमने अभी बताया, दूसरा हुआ युद्ध अभ्यास। ये भी दोनों पे ध्यान रखना है। जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो राजस्थान में हुआ जो सितंबर में हुआ था, ठीक है, और ये अभी नवंबर में हुआ है। ये दोनों आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है, इंडिया का जो लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल है तो ये आपको ध्यान पे रखना, कहाँ पे हुआ, IIT गुवाहाटी में हुआ है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है, इसका जो थीम था ना IISF मतलब होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ठीक है, फुल फॉर्म होता है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है। वो गुवाहाटी में, उसका थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ साइंस टेक ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये इसका थीम है। तो इसका एक ट्रांसफॉर्मिंग कीवर्ड आपको याद रख लो, एग्जाम में हेल्पफुल हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग क्या है कि ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, IIT गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया गया जो असम में है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है, जो दी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो CISR है, जो नोडल डिपार्टमेंट है इसका, किसका नोडल डिपार्टमेंट है, IISF, ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो नोडल डिपार्टमेंट है वो CISR है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट लाइब्रेरी है ऑफ CISR जो है ना वो कौन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो CISR का जो आपका कंस्टिट्यूएंट लाइब्रेरी है वो कौन है, CISR NIIST, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है। और ये कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम है। ये भी ध्यान रखना, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग करता है होल फेस्टिवल को। तो ये कोऑर्डिनेट करेगा और CISR क्या है, तो ये इसका नोडल डिपार्टमेंट। तो दोनों चीज़ पता होना चाहिए, कौन नोडल डिपार्टमेंट है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 2015 में ये स्टार्ट किया गया था। ये पहला ISF है। ISF मतलब होता है इंडियन इंटरनेशनल ऑफ साइंस फेस्टिवल, जो ऑर्गेनाइज जो हुआ था ना, पहला जो हुआ था वो IIT दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला विटनेस है इस फेस्टिवल, फर्स्ट टाइम हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में जो फर्स्ट टाइम हुआ तो IIT दिल्ली में हुआ था। इस बार कहाँ पे हुआ है, IIT गुवाहाटी में हुआ है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहली बार हुआ है। आपको पता होगा कि नोडल डिपार्टमेंट कौन है इसके, और उसके साथ साथ इसके ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, होस्ट फेस्टिवल को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, तो NIIST कर रहा है। तो ये भी आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए। अब देखो, इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ नेशन हैविंग द कैपेबिलिटी टू फायर अ न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम लैंड, एयर एंड अंडर सी। तो इंडिया छोटे, मतलब बहुत कम देश ऐसे हैं जो लैंड, एयर, अंडर सी से जो अपना जो है ना न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकते। तो इंडिया उसमें ऐड हो गया है। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है, न्यूज में ये है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ देखो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सबमरीन INS अरिहंत से ये लॉन्च किया गया है। तो दोनों चीज पता होना चाहिए कि K400 क्या है। तो K400 आपका समझ जाओ, K400 ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ ये एक सॉलिड फ्यूल पे चलता है। K4 आपका न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। एक क्रूज मिसाइल होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेक्टरी का है। और उसको हम कैसे, किसमें, देखो क्षमता में दोनों में डिफरेंस है। किसी को हम क्या कर सकते हैं, बैलिस्टिक का क्रूज का डिफरेंस क्या है कि एक जो है ना अर्थ से बहुत नियर में ये करता है, मतलब चलता है, वो है आपका क्रूज। लेकिन ब्लास्टिक जो है ना एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है जो अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पे ये जाता है, ठीक है।
ठीक है, तो आपको K4 पता होना चाहिए। सिंपल एग्जाम में K4 आपसे पूछ देंगे तो क्या है, K4 एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ध्यान पे रखना बैलिस्टिक क्रूज में क्या डिफरेंस है, तो इसका ट्रैजेक्टरी थोड़ा ऊपर रहता है और ये थोड़ा नीचे अर्थ के बहुत करीबी से ये आपको फायर होता है क्रूज मिसाइल, यही डिफरेंस है। बाकी हम साइंस एंड टेक में जो बेसिक लाएंगे उस पर ये आपको बताएंगे। बाकी हमारा साइंस एंड टेक का बेसिक बना हुआ प्लेलिस्ट बीपीएससी के लिए बना हुआ है, लेकिन आप जरूर जाके देखो, हमने वहाँ पे हर एक मिसाइल के बारे में ब्रीफली बताया जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, इसको डेवलप कौन किया, डीआरडीओ डेवलप किया। अब एक बात क्या ध्यान पे रखना है, जो अपना अरिघत है ना, आईएनएस अरिघत, उसको हम लोग डिस्ट्रॉयर ऑफ द नेवी भी बोलते हैं। तो ये आपको टर्म पूछ सकता है। आईएनएस अरिघत के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये कमीशन कब हुआ था, अगस्त 2024 में। ये सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इंडिया का। एसएसबीएन जो है ना, मतलब एसएसबीएन का मतलब हो गया जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल है, मिसाइल सबमरीन है। और ये ध्यान पे रखना सेकेंड है। तो पहला कौन है, आईएनएस अरिहंत है। तो पहला आईएनएस अरिहंत है, दूसरा आईएनएस अरिघात है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना है। और इसको कौन कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब आईएनएस अरिघत को कौन कंस्ट्रक्ट किया है, तो इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग एसबीसी इन विशाखापट्टनम। तो ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान पे रखना है। तो जब भी आपको K4 पूछेगा ना, तो K4 में आपको दोनों चीज पता होना चाहिए, आईएनएस अरिघत भी पता होना चाहिए, K4 क्या है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कंप्लीटनेस होगा। एग्जामिनेशन जो है ना यूपीएससी कंप्लीटनेस मांगता है आपसे। देखो, अगर आपसे डेफिनेटली अगर आपसे पूछेगा कि सेंडाई फ्रेमवर्क है क्या, तो सेंडाई फ्रेमवर्क आपको डिजास्टर रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। इतना तो बिल्कुल ही याद रखना है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है कि ये आपका फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा जो आया था उसके बाद ये पहला मेजर एग्रीमेंट है जो प्रोवाइड करता है कंक्रीट एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड डेवलपमेंट गेन्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिजास्टर। ठीक है, तो डिजास्टर डेवलपमेंट गेन फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर से हम कैसे डील कर सकते हैं, ये 2015 का जो मेजर एग्रीमेंट था, मेजर एग्रीमेंट कंक्रीट एक्शन डेवलपमेंट एजेंडा के बाद इसी को लाया गया था। ठीक है, ये अडॉप्टेड बाय यूएन स्टेट एंड द थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द डीआरआर। ठीक है, डीआरआर का मतलब होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन सेंडाई जापान ऑन मार्च 18 2015 में ये आया था। ये भी ध्यान रखना, यूएन स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया था। अर्लियर फ्रेमवर्क, इससे पहले जो फ्रेमवर्क था वो हयोगो फ्रेमवर्क था फॉर एक्शन प्लान। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वो 2005 से लेकर 2015 तक था। और 2015 के बाद कौन सा था, तो सेंडाई फ्रेमवर्क था। तो दोनों ध्यान पे रखना, सेंडाई फ्रेमवर्क, होयोगो भी फ्रेमवर्क आप ध्यान पे रखना। अगर हम लोग इसके 4 प्रायोरिटीज को देखते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क का, तो पहला जो है ना अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क। तो डिजास्टर रिस्क है ना, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। स्ट्रेंथिंग द डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क। तो हम लोग डिजास्टर रिस्क को मैनेज करेंगे, स्ट्रेंथिंग करेंगे गवर्नेंस को, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करेंगे। इन्वेस्टिंग द डिजास्टर रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, तो रेजिलियंस के लिए हम लोग इन्वेस्टिंग करेंगे, उसके साथ इन्हेंस करेंगे डिजास्टर प्रिपेयरनेस को। हम लोग डिजास्टर जो हो रहा है ना उसके प्रिपेयरनेस को हम लोग इन्हेंस करेंगे, ये भी ध्यान पे रखना। ठीक है, अब देखो राजस्थान गवर्नमेंट इज द प्रोसेस टू एक्सटेंड द लीज पीरियड फॉर क्वायरिंग माइनर मिनरल्स। तो माइनर मिनरल्स टर्म आ गया, तो आपको पूरा माइनर मिनरल्स पता होना चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं आपको लग रहा होगा मैं ज्यादा कह रहा हूं, आपको सारा माइनर मिनरल पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपको माइनर के बदले मेजर मिनरल डाल देगा, तो आपको माइनर मिनरल पूरा पता होना चाहिए। अगर माइनर आपको पता है तो आप उसमें पता कर ही सकते हो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो जैसे चाइना क्ले हो गया, बैल क्ले हो गया, कैल्सिरस हो गया, कैल्सिरस सैंड हो गया, एगेटे बायरेट्स हो गया, उसके साथ देखो डोलोमाइट हो गया, फेल्साइट फेल्स पर, ये सब है। तो इसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इसको पढ़ के क्या ही होगा, टाइम वेस्ट होगा मेरे लिए, लेकिन आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेंगमा नागा ट्राइब। हम लोग रियांग ट्राइब देखे थे सबसे पहले, यहाँ पे रेंगमा नागा ट्राइब है। ये तिब्बतो बर्मन एथनिक ग्रुप से रिलेटेड है, इनहैबिटिंग द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स ऑफ नागालैंड और असम। तो एक ही चीज ध्यान पे रखना है कि नागालैंड असम में ये मिलता है, उसके इनहैबिटेड है, मतलब वहीं रहता है। उसके साथ तिब्बतो बर्मन एथनिक ग्रुप से रिलेटेड है। उसके साथ साथ ये खुद को क्या बोलते हैं, तो नजोंग बोलते हैं और इंजंग बोलते हैं। वो लोग क्या बोलते थे, जो हम सबसे पहले पढ़े थे रियांग, वो लोग बोलते थे ब्रू बोलते थे अपने आप को। ठीक है, बिलोंग्स टू द मंगोलॉइड रेशियल स्टॉक। तो ये भी ध्यान रखना किस रेशियल से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद इनका एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको हम लोग नगाड़ा भी बोलते हैं। तो इतना नगाड़ा फेस्टिवल पूछ देगा, 4 गो ट्राइब का नाम दे देगा। ठीक है, अब पूछेगा कौन सा ट्राइब जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, और ट्रस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, वही टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं एक ला रहा हूँ वीडियो जिसमें आपको बताऊंगा कि किस सोर्स से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ
पूछ रहा है उसी सोर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में न्यूज आया है, तो हम लोग थोड़ा सा गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पढ़ लेते हैं। जो गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो आपका जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, तो ये ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है, ये इस गिरनार हिल्स के आसपास ही ये है, चारों तरफ गिरनार हिल्स है। उसके साथ ये सौराष्ट्र रीजन में पाया जाता है। तो सौराष्ट्र रीजन आपसे पूछ सकता है कि गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस रीजन में पाया जाता है, 4-5 ऑप्शन दे सकता है, हो सकता है अरावली भी आपको ऑप्शन दे दे, लेकिन आपको ध्यान रखना सौराष्ट्र रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, उसके बाद मिक्स डेंस फॉरेस्ट है, ओपन स्क्रब है और ग्रास लैंड भी है, ये भी आपको ध्यान पे रखना है। यहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे तो कौन कौन सा स्पेसीज एशियाटिक लाइन पाया जाता है, स्पॉटेड डियर है, सांबर है, उसके साथ चौसिंगस है, उसके बाद चिंकारा है। ठीक है, तो ये ध्यान पे रखना है। मे बी रॉन्ग विद प्रोनाउंसिएशन, लेकिन आप सुनो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ मैं बहुत रिसर्च के बाद बना रहा हूँ, टाइम लगता है बनाने। ठीक है, साइबेरियन टू राजस्थान, ये न्यूज में, और आपको पता होना चाहिए साइबेरियन ऐसा ही कुछ दिखता है। साइबेरियन डेमोसिल क्रेन जो है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत तरह के साइबेरियन होता है, इस स्पेसिफिक साइबेरियन के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका नेक नेम जो है सुकपक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ये लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी स्पेसीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन स्मॉलेस्ट क्रेन स्पेसीज है, जो जितने भी क्रेन स्पेसीज है सबसे छोटा है और सबसे दूर तक जाता है। ठीक है, जो नॉन एज कुंज और कुर्जा, तो इसको कुंज और कुर्जा भी बोलते हैं। उसके साथ साथ ये सेंट्रल यूरो साइबेरिया में मिलता है, उसके साथ साथ ब्लैक सी से मंगोलिया तक मिलता है और नॉर्थ ईस्ट चाइना में मिलता है। तो देखो आप मंगोलिया कहाँ पे, ये चाइना है, और ये आपका रसिया के बीच में, जो इनके बीच में आपको मंगोलिया होता है, तो वहाँ भी मिलता है। और नॉर्थ ईस्ट चाइना जो है ना, नॉर्थ ईस्ट चाइना इधर है, तो यहाँ भी मिलता है। ठीक है, इसको देखो, जो किचैन है ना, राजस्थान में किचैन है, हम इंडिया फर्स्ट रिजर्व डेडिकेटेड टू दिस स्पेसीज, तो इंडिया का पहला रिजर्व ऐसा बनाया गया किचैन राजस्थान में, जो आप इसके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, इस तरह के स्पेसीज के लिए डेडिकेटेड है, और इसका IUCN जो है लीस्ट कंसर्न है। इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा, एक एक चीज़ हमने आपको बता दिया। ठीक है, टैटो आई हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। 186 मेगावाट का होगा, जिसके 3 प्लांट होंगे, ईच ऑफ 62 मेगावाट। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट पावर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके साथ जिसको हम NEEPCO बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, दोनों के बीच का ज्वाइंट वेंचर है। तो आप हमको तो पढ़ना पड़ेगा NEEPCO क्या है, तो मिनी रत्ना CPSE है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल, तीनों के लिए काम करता है। तो देखो अगर मान लो गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, तो उसके बारे में भी आपको 1-2 लाइन पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी UPSC पूछता है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में बेसिक पूछ देगा आपको। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन देके उसका एक हेडक्वार्टर दे देगा, या लिख देगा कि वो सिर्फ हाइड्रो के लिए वर्क करता है, तो नहीं, वो रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल के लिए वर्क करता है। तो समझ रहे हो, तो एक पूरा अंडरस्टैंडिंग से कंप्लीटनेस हम लोग करेंगे। ठीक है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, अगर इतना ही पूछ देना, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है, तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया, उनके ऑफिसर के लिए, उनके ऑफिसर के ट्रेनिंग के लिए हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डेवलप अंडर द एजिज ऑफ हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांडेड विद द आर्मी वॉर कॉलेज एज द स्पॉन्सर, तो आर्मी वॉर कॉलेज है उसके स्पॉन्सर है। और डेवलप इसको कौन किया, तो भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, विसाग एन ने इसको डेवलप किया है। उसके साथ साथ ये विसाग है क्या, तो ऑटोनॉमस है अंडर सोसाइटी एक्ट जो है ना, रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1860, तो अंडर सोसाइटी एक्ट के अंदर है। ये भी ध्यान पे रखना, ये कोई DRDO वगैरह के अंदर नहीं है, ये सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है, ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, ये गांधीनगर में, सपोर्ट फ्रॉम द DG ऑफ इंफॉर्मेटिक सिस्टम, तो DG ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेटिक सिस्टम इनको सपोर्ट किया, तो ये भी ध्यान पे रखना। अब एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको इंडियन आर्मी के लिए, उनके ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए, और आपको हो सकता है ऑप्शन DRDO 0 दे दे, तो आपको ध्यान पे रखना है। जो विसाज एन है ना, इसको उन्होंने डेवलप किया है। इसके 3 कैटेगरी ऑफ कोर्सेज है। पहला है प्रो कोर्स प्रीबैटरी कैप्सूल, उसके साथ अपॉइंटमेंट और स्पेसिफिक असाइनमेंट रिलेटेड कोर्सेज। थर्ड आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्वीट, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाला चीज़ था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया साइन $98 मिलियन एग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ध्यान रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए इंडिया ने साइन किसके साथ किया है,
DB के साथ किया है। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को ना हम लोग एशिया का वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो या तो आपको पूछ देगा 98 मिलियन दिया है और किसके साथ हॉर्टिकल्चर के लिए इंडिया साइन किया है, या फिर हो सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पूछ दे। तो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, फाउंडेड इन 1966, प्रमोट एशिया और पैसिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो एशिया के साथ साथ पैसिफिक के लिए भी वर्क करता है। तो ये ध्यान रखना, एशिया नाम से सिर्फ एशिया नहीं, पैसिफिक के लिए भी वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है ना, टॉप 5 देखोगे तो जापान और यूएसए एक साथ है। जापान यूएसए मतलब समझो ना, एशिया डेवलपमेंट बैंक है। जापान तो एशिया कंट्री है, यूएसए तो एशियन कंट्री नहीं है, तब भी यूएस जो इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। 2 लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जो पहला है जापान और यूएस दोनों फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पे आपका चाइना है, फोर्थ पे इंडिया और फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया। ये आपको जरूर ध्यान पे रखना है। उसके साथ बैंक हेडक्वार्टर जो है ना मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। उसके साथ प्रमोट रीजनल कोऑपरेटिव, उसके साथ साथ इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्री। तो मेंबर कंट्री के साथ इंटीग्रेशन वगैरह रखना है, रीजनल कोऑपरेटिव करना है। उसके साथ साथ ये ध्यान पे आपको रखना है, इससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपको अष्टलक्ष्मी महोत्सव। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ना, सब जगह ये मनाया गया है। ये आपको जरूर ध्यान पे रखना है। जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो कौन कौन सा है ये भी पता कर लेते हैं। ध्यान रखना, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है 8, वो सिक्किम भी आता है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये सब आते हैं। 8 फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें गॉडेस लक्ष्मी का पूजा हुआ इन लोगों ने किया है। फर्स्ट एवर है ये। उसका इनका एम्स जो है ना, हाईलाइट किया जाएगा नॉर्थ इंडिया के जो वाइब्रेंट टेक्सटाइल है, टूरिज्म सेक्टर है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, यूनिक जीआई प्रोडक्ट है, तो इन सबको हाईलाइट किया जाएगा अष्टलक्ष्मी महोत्सव के थ्रू। तो आपसे पूछ सकता है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ मनाया गया? जितने भी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहीं मनाया गया, ठीक है। इसका जो मैस्केट है वो पूर्वी है, वो रिप्रेजेंट करता है 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, ठीक है। उसके साथ साथ नोटेबल परफॉर्मेंस क्या है इसका? तो शिलोंग है, चैम्बर चोयर है, ठीक है, पंगपाड़ी है, सोफियम है, बेसॉब है, ठीक है, ताई खामती डांस है, और इमलवा जामीर है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टर्म है, मैं नहीं अच्छे से प्रोनाउंस कर पाता हूँ। तो आई होप कि ये 40 से 41 मिनट के वीडियो में आपको कुछ इफेक्टिव मिला। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यू चाहिए तो